हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जो आपके लिए बाल मनोविज्ञान में जो एक चैप्टर होता है जिसका कि नाम है अधिगम अक्षमता। ठीक है। तो साथियों, अधिगम अक्षमता से संबंधित आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन वाले हो, गणित संबंधी हो, लिखने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी हो, कई किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा आगे चल के, तो आप लोग अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं, ये आप लोग पक्का मान के चलिएगा। तो साथियों, आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। आपसे वादा करता हूं कि अधिगम संबंधी जो अक्षमताएं होती हैं वो आप लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर सटीक दे पाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आपके सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। तो देखते हैं अधिगम अक्षमता। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं अपन लोग कि अधिगम अक्षमता कहते किसको हैं। तो साथियों, जो अधिगम अक्षमता होती है वो बच्चों के द्वारा जो सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने और जो लिखने या तर्क शक्ति या जो गणितीय कौशल के प्रयोग करने में जो अक्षमता बच्चे को होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है। तो अधिगम अक्षमता आप लोग भूलने वाले नहीं हैं। अधिगम अक्षमता किसको कहेंगे कि जो बच्चों के द्वारा जो उसकी क्रियाएं होती हैं, जैसे सीखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, तर्क शक्ति करना या फिर गणित का कौशल हो, वो प्रयोग में करने में जो उसको कठिनाई उत्पन्न होती है या जो जिसमें कि उसको एक समस्या उत्पन्न होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा इसको। अधिगम अक्षमता किसको कहते हैं कि बच्चों के द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, ठीक है, तर्क शक्ति करना या फिर गणितीय जो कौशल के प्रयोग में बच्चे को जो समस्या उत्पन्न होती है या जो अक्षमता उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अधिगम अक्षमता किसको कहते हैं। तो आप लोग इसको, अगर आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चों को सीखने या सुनने या पढ़ने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार, जो कि आपका एक जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हर साल हर बार जब भी यूपी टेट सी टेट का पेपर होता है तो अधिगम अक्षमता से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा देखना है। अगर आप लोगों ने ये देख लिया तो कम से कम आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, TGT, PGT, रीट, इनमें जो एडेड स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है उनमें भी ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 नंबर तक के आपको अधिगम अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इससे 5 नंबर पक्के करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला तो है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ठीक है। जैसा कि अपन ने पहले ही देख लिया, सीखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, गणितीय कौशल, तर्क शक्ति करना, ये क्या है, ये ये अक्षमता के प्रकार हैं। ठीक है। अक्षमता कहते हैं। ठीक है। अधिगम अक्षमता इसको कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता में कौन कौन सी अक्षमताएं आ जाती हैं और जिसको कि क्या कहा जाता है। पहला तो है अफेज्या। अगर आपसे आ जाए कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है, तो अगर आपको अफेज्या ऑप्शन में दिया है तो ये अफेज्या आपको राइट लगाना है, या फिर इसके स्थान पर दिया रहेगा अफेज्या। ठीक है। अस्फेज्या। तो ये 2 होती हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमताएं, कौन कौन सी, अफेज्या और अस्फेज्या। ठीक है। ये दोनों क्या है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता हैं। नेक्स्ट देखते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता। पढ़ने संबंधी अक्षमता आप जानते ही होंगे, डिसलेक्सिया ये मेन है आपकी, ये अधिकतर पूछी जाती है। डिसलेक्सिया एक जो बिंदु है, ये मुख्य पॉइंट है। डिसलेक्सिया किसको कहते हैं, पढ़ने संबंधी अक्षमता को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है एलेक्सिया। ठीक है। तो पढ़ने की अक्षमता अगर आपको एलेक्सिया दिया है, डिसलेक्सिया नहीं दिया है, तो आपको राइट जो मानना है वो एलेक्सिया पर ही राइट आंसर लगाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे पढ़ने की अक्षमता किस किस को कहेंगे, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है। पढ़ने यानी कि रीड, या रीड माने क्या होता है, पढ़ना, तो रीड का जो होगा वो हो जाएगा रीड का डिसलेक्सिया। ठीक है। पढ़ने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कौन सा अक्षमता होती है, वो डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया
डिसलेक्सिया। ठीक है, तो आपने जैसा कि दो चीज़ें देख ली हैं, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या होती है, अफेजिया, दूसरा है आपका डिस्फेजिया। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता से कौन कौन संबंधित होते हैं, एलेक्सिया, और आपका जो दूसरा होगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों। आपको इसके साथ साथ ये बताने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे वन लाइनर, वो भी आप लोग करेंगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आपको उनको भी देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, मत भागना आप लोग बीच में। अगर आप लोग भागते हैं तो आप लोग बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लिखने की अक्षमता। लिखने की अक्षमता में बहुत से आ जाते हैं, यहाँ तक कि जो पूछा जाता है ऑप्शन में जो आता है वो आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया भी क्या होती है, लिखने संबंधी अक्षमता होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है अग्रेफिया, नेक्स्ट है अप्रेक्सिया, और तीसरा जो है वो आसिम्बोलिया है, और डिस्ग्राफिया भी है। तो आपका जो मेन होता है लिखने संबंधी जो अक्षमता का, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें या तो आएगा आपका अग्रेफिया, या दूसरा आएगा डिस्ग्राफिया, या फिर डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, लेकिन लिखने संबंधी जो अक्षमताएं होती हैं वो अप्रेक्सिया भी होती है, वो आसम्बोलिया भी आपकी होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे तीन। पहला आपने देखा लिखने मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया और डिस्फेजिया। नेक्स्ट था पढ़ने की अक्षमता, तो पढ़ने की क्षमता में कौन कौन सा, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जो तीसरा अपन लोगों ने देखा है वो है लिखने की अक्षमता। तो पहला था आपका अग्रेफिया, दूसरा था अप्रेक्सिया, तीसरा था असेंबोलिया, और जो चौथा है आपका वो डिस्ग्राफिया, और पांचवा जो मेन है लास्ट है वो है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्तनी की समस्या। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है गणित संबंधी समस्याएं, जिनको कि कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। और गणित संबंधी जो समस्याएं होती हैं, ये तो डिस्कैलकुलिया तो आपका मेन है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी नाम है, वो है आपका वर्बल डिस्कैलकुलिया। जहाँ भी आपको डिस्कैलकुलिया लिखा दिख जाए वो समझ लेना आप लोग क्या है, गणित संबंधी समस्या है, गणित संबंधी अक्षमता है ये। ठीक है, तो पहला तो आपका डिस्कैलकुलिया मेन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी आती हैं वो है वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रेक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, तीसरा है आपका ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, और चौथा है आपका लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, और पांचवा जो आपका है वो ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया है। आपको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो गणित संबंधी जो समस्या होती है उसको क्या कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया। और अगर आपको नाम दे दी जाए वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रेक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, और जो चौथा है लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया और ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ये आपके इसके और भी पॉइंट हैं जो कि आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं पेपरों में, ऑप्शन में आपको ये आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब गलत नहीं करने वाले हैं। अब आप लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। इसी प्रकार से और भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, उससे साथियों जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग उसका लाभ ले पाएंगे। अगर आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी एडेड स्कूलों में जो वैकेंसी निकली हुई हैं, और इसी के साथ साथ आपका जो रीट है वो भी अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है आपके अंदर, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको बताने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मौखिक रूप से, ठीक है, अफेजिया पढ़ा था आपने। तो अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है, तो वो क्या है, मौखिक रूप से जो समस्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अफेजिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है। तो साथियों, जो डिसलेक्सिया है, जो अधिगम अक्षमता का प्रकार है, वो पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है आपका। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने की अक्षमता आपकी हो जाएगी। देखा आपने, आपके सामने क्वेश्चन था डिस्कैलकुलिया, वर्बल था,
ठीक है, डिग्नोस्टिक था, लेकिन इसी प्रकार से अलग अलग थे। लेकिन आपको जो पूछा जाएगा वो डिस्कैलकुलिया ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिस्कैलकुलिया किस विषय की अधिगम अक्षमता है, तो वो आपको बताया था गणित संबंधी अक्षमता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। तो क्या दिया हुआ है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि पूर्व में सीखी गई चीज़ की किसी विषय वस्तु का ज्ञान नेक्स्ट में जो काम आती है, या किसी अन्य विषय वस्तु में जो अपने लिए काम आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपन अधिगम। ठीक है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि आपने किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ सीखा, जैसे आपने हिंदी सीखा, तो हिंदी के बाद जैसे ही आप संस्कृत पढ़ोगे या सीखोगे, तो हिंदी का कुछ ऐसा पोर्शन रहेगा जो कि आपको संस्कृत में लाभ देगा, बेनिफिट देगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बने रहिएगा, जरूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रशिक्षण स्थानांतरण है। तो प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या कहलाता है, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में जो उपयोग किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि जैसे आप लोगों ने हिंदी सीखी है, या हिंदी का आप लोग टॉपिक कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको आ गया संस्कृत। ठीक है, तो जो हिंदी का जो आपने सीखा है वो अगर आपको संस्कृत में लाभ दे रहा है या इसमें ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहा है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, या फिर एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी सीखी, और हिंदी सीखने के बाद जैसे ही संस्कृत पढ़ोगे तो उसमें कई चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरों के कार्य का व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है। तो अपन उसको क्या कहते हैं, वैसे तो अपन लोग क्या कहते हैं उसको, नकल करना। ठीक है, लेकिन नकल को अगर अपन एक लर्निंग भाषा में या एजुकेशनल भाषा में बोला जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनुकरण करना। ठीक है, दूसरों के कार्य को अगर अपन लोग देख करके उसकी नकल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, किस तरह का कार्य कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अनुकरण। ठीक है, तो छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, वो अनुकरण द्वारा ही सबसे अधिक सीखते हैं। अगर आप लोग बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और बच्चा देख रहा है, तो आप जैसे ही क्लास से बाहर जाएंगे, छोटा बच्चा भी प्रयास करता है स्केच या चौक या डस्टर बढ़ती लेकर के उस पर लिखने का कार्य करता है, तो वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी को कार्य को सीखने में जो पुरस्कार मिलता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। क्यों सीख लेता है, क्योंकि उसको एक लालच बनी रहती है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर आप लोगों ने उसको बोल दिया कि भाई आप ये सीखिएगा, आपको एक चॉकलेट दी जाएगी या कोई भी चीज़ दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो पुरस्कार हो जाएगा, तो बच्चे का मन लगेगा कि हमें चॉकलेट मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम आपके लिए ये बता देंगे या इसका कार्य कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं अपन लोग, प्राणी उस कार्य को क्या करेगा, जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है। तो किस चीज़ पर निर्भर करती है, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। जैसे कि आप लोग उसका कोई भी अधिगम आपका अनुभवों की सफलता निर्भर करना है। जैसे आप लोग किसी भी छात्र को कोई चीज़ समझाएंगे, ठीक है, अगर उस छात्र का उसमें आपकी रुचि नहीं है, तब वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अगर छात्र स्वयं तत्पर होगा तो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग बताएंगे तो वो तुरंत ही उस चीज़ को कैच कर लेगा और सीख जाएगा। ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर निर्भर करता है शैक्षिक दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है।
तो साथियों याद करने का तरीका सबसे अच्छा जो होता है उसको अपन लोग भी कहते हैं सामान्य भाषा में कि बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहिएगा, वो ऑटोमेटिक याद कर हो जाती है, ठीक है। लेकिन रटना क्या है, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ को रटा है या रट लिया है तो वो एक आपकी सही शैक्षिक दृष्टि नहीं मानी जाती है। तो अगर आपका याद करने का सबसे अच्छी का तरीका जो होता है वो समझना होता है, समझने से आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में एक बुनियादी छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो उसे उसकी रुचि के अनुरूप कुछ कार्य देंगे, ठीक है, जिससे कि उसकी रुचि क्या रहे, बनी रहे, बढ़ती रहे आगे, ठीक है। उस पर ऐसा प्रभाव ना पड़े जिससे कि वो हताश हो, ठीक है। तो उसके लिए उसे उसकी रुचि के अनुरूप कार्य देते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपकी कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो साथ ही स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे अंदर कोई भी ये गलत आदत है या जिससे कि बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है तो उस आदत को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो वही एक क्वेश्चन में बताया जा रहा है आंसर में कि उस आदत को छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है, क्यों है करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी? तो साथियों जो भी कार्य अपन के द्वारा स्वयं के द्वारा किया जाता है उसको क्या होता है, उसको अपन लोग जल्दी से सीख लेते हैं और वो जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है और अधिक समय तक टिका रहता है, ठीक है। तो करके सीखने का सिद्धांत है, और क्योंकि वो अधिक ज्ञान अधिक समय तक स्थायी बना रहता है, ठीक है। तो करके सीखने का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया था, अधिगम का तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था कर्ट लेविन ने, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं, तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास, आपको पता होगा अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं तो कौन है? एबिंगहास। नेक्स्ट दिया हुआ है, मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन परिस्थितियों को माना है? तो आपके जो मैस्लो वैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन परिस्थितियों को माना है? तो साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण परिस्थितियों को माना है मैस्लो ने, वो शारीरिक आवश्यकताओं को माना है, ठीक है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों के लिए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट पेपर आपके लिए लगवाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से पहले ही अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी आपको समस्या है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप लोग एक बहुत प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित जो सीखने के मुख्य नियम हैं वो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। बाकी इनके गुण नियम हैं, कुछ अलग हैं, ठीक है। तो जो सीखने के जो मुख्य नियम हैं वो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, ये कथन किसने दिया हुआ था? अभिप्रेरणा से उत्पन्न जो क्रियाशीलता है वो सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, तो साथियों ये कहा था BF स्किनर जी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर का जो प्रयोग है वो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है सूझ से, ठीक है। अब कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, ठीक है। चिंपैंजी पर किसका सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, ठीक है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था, ठीक है। किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर इन्होंने सूझ का प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? तो स्किनर के द्वारा जो दिए गए अधिगम है उस सिद्धांत का क्या नाम हो जाएगा? तो साथियों वो हो जाएगा सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो साथियों स्वाभाविक सी बात है, ये प्रभाव का नियम ही कहलाएगा। ठीक है, तो साथियों आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक देखा है, जो कि आपने अधिगम अक्षमता से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, अधिगम, ठीक है, अधिगम अक्षमता, जितने भी परिभाषाएं हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आप लोग और चैप्टर और भी कोई सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको तुरंत ही वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना शरीर का ध्यान रखिए। तो जय हिंद जय भारत।